एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज आरती। फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम बचा है जिपाट 2023 के लिए एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास में कि मैम बहुत कम समय बचा है, हम कैसे प्रिपेयर करें, डीमोटिवेट फील हो रहा है, तो सारा हम कैसे मैनेज करें, कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज़ करें ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी सी रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, आपका जो एनर्जी लो हो गई है, आपका बैटरी जो डाउन हो चुकी है, उसको फिर से रिचार्ज करने के लिए एक टॉपर का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए। तो टुडे विल बी हैविंग वन गेस्ट, हिज नेम इज़ ऋषभ शाह। ही हैव डन हिज बैचलर्स फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात, और उसके बाद में उन्होंने नाइपर ज्वाइन किया है और वहाँ पे वो कर रहे हैं एमटेक इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस केमिस्ट्री, and he has secured all India rank 5 in GPAT and all India rank 2 in NIPERS, and I have discussed lot of many questions जो मुझे जनरली रिसीव होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऋषभ से पूछे हैं एंड थ्रू आउट द वीडियो वो इस क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि यू विल वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में जो अदर जीपैट एस्पिरेंट्स है, आपके जूनियर्स है, सीनियर्स है, उनके साथ में शेयर करो। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिंपल फार्मा बेसिक्स एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन icon so that you will never miss any update in the future from my channel. So today we have Rishabh Shah with us and he will be guiding you throughout this video, like कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखनी है। तो ऋषभ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको आगे गाइड करे। तो ऋषभ ने अपना बी फार्म किया है फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद एंड आफ्टर दैट ही हैज जॉइंड नाइपर मोहाली फॉर हिज मास्टर्स एंड ही इज currently doing his MTech in PTPC, that is Pharmaceutical Technology Process Chemistry। एंड इसके बाद वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है और कैसे आपको सारा अपना मैनेज करना है। तो वेलकम ऋषभ। Yes. Thank you, ma'am. हाय, हाउ आर यू ऋषभ? Yes, I am fine. How are you, ma'am? ओके, आई एम गुड टू। कैसा चल रहा है मोहाली में, सब कैसा है वेदर वहाँ का? Yes, ma'am. अभी थोड़ी ठंड चालू हो रही है यहाँ पर. हाँ, ठंड बहुत होती है उधर। Yes, ma'am. ओके, तो ऋषभ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि स्टार्ट करने से पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दो। वैसे मैंने आपके बारे में बताया है हमारे ऑडियंस को, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा और बताओ। Okay, so I am Rushabh Shah. I am from basically from Ahmedabad, Gujarat, and I have completed my graduation from Nirma University, Ahmedabad. And now currently I am pursuing my MTech in process chemistry, that is PTPC department in Naipur Mohali. ओके, दैट्स ग्रेट। And yes, या, गो अहेड। no, no, please continue. Okay, Rishabh, I would like to ask you that why you choose to go for Nipur only, because you had very good score in GPAT also. So why not IIT BHU or something, some other college? Why only Nipur? Yes, actually, like I was like firmly my decision that I want to take process chemistry, and like process chemistry is only available in Naipur, so that was the reason why I choose that I will only go to Naipur. Okay, that's great. Like you was having the interest in process chemistry, that's why you choose to go for Nipur. Yes, Okay. So, Rishabh, my first question to you is this: why you decided to prepare for GPAT? Like when it was, in which year you were when you decided that you should prepare for GPAT? like honestly speaking, like it was not my plan to go for masters or pursue masters, but like in the third year, I thought that I should utilize my time, given like it was COVID, and I was sitting at home. At that time, I thought that I should do masters. So at that time, so during the third year, I started preparing for GPAT. Okay. सो ऋषभ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट डू यू थिंक,
कोचिंग नेसेसरी है या नहीं है किसी को अगर जिपाट के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर सेल्फ स्टडी स्टडी से भी किया जा सकता है? हाँ, मतलब इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब ये स्टूडेंट के ऊपर है कि मतलब उसको कोचिंग की जरूरत है कि नहीं है। कि मतलब अगर मैं मेरी बात करता हूँ तो मतलब थर्ड ईयर में मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मैं सिर्फ मतलब स्टैंडर्ड बुक से, रेफरेंस बुक है उसी से पढ़ता था और बाद में उसके यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता था। उससे मतलब मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी कि मतलब मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब मैंने ओल्ड पेपर्स देखे थे तो उसमें उस टाइम पे उसका बहुत ज्यादा पूछते थे, तो मुझे लगा कि मैथ केम अभी भी इम्पोर्टेंट है, योर तो वॉइस। मैंने उसका ज्यादा। हेलो। तो आपने फोर्थ ईयर में कोचिंग क्लास लगाया था फ्रॉम द हम्म। सेवेंथ सेमेस्टर, यस। राइट? यस, सो व्हाट डू यू थिंक कि आपने सेवेंथ सेमेस्टर में कोचिंग लगा के ठीक किया, या आपको थर्ड ईयर से ही कोचिंग लगा लेनी चाहिए थी? नहीं मतलब अगर मैं मेरी बात करूँ तो मतलब मैंने सही किया था, क्योंकि मैंने मतलब थर्ड ईयर में मेरे सारे बेसिक्स थे वो मतलब मैंने कर लिया था एक बार। सारे सब्जेक्ट्स जो मेन मेन है वो सारे मैंने एक बार पढ़ लिए थे। तो बाद में फोर्थ ईयर में क्या हुआ, जब मैंने कोचिंग करी तो मतलब मेरा वो रिवीजन हो गया जब वो लोग करवाते थे। तो मतलब ओके। मेरे ख्याल से ये आइडियल स्ट्रेटेजी है। ओके, दैट्स गुड। मतलब ओवरऑल आपने सेल्फ स्टडी ही की थी, बिकॉज जब आप सेवेंथ सेमेस्टर में लगा रहे हो जीपैट, दैट मीन्स कि जीपैट तो एट सेमेस्टर के पहले हो जाता है। तो ऑलमोस्ट आपका हम्म। सिक्स मंथ ही आपने कोचिंग ली थी, और उसके पहले आपने सेल्फ स्टडी की थी। हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो क्या आप बताओगे कि लाइक आपने आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी जो आपने सेल्फ स्टडी की, तो आपने कैसे सारा अपना प्लान किया था? हाँ, मतलब मैंने कभी भी जीपेट का सिलेबस तो कभी देखा ही नहीं था। मतलब वो 48 या 52 पेजेस का था। मतलब वो देखना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही जो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है वही करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कोलोजी से स्टार्ट किया था, कोलोजी और मैथ केम, मतलब दोनों को साथ में लेके करता था। एक टॉपिक पहले कोलोजी में से किया, उसके बाद उसी का मैथ केम से मैंने कर लिया। ओके। और इसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी फॉलो की थी आपने? दूसरी मतलब कि मतलब मैं यही कहूंगा कि अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो सारे स्टैंडर्ड बुक्स जो अब हम बोलते हैं कि वो रेफरेंस बुक है, उसको एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। जैसे कि कोलोजी में ये केडीटी हो गई, और एमसीक्यू लिए स्पर्श गुप्ता हो गई। उसके बाद में मैड कैम्प के लिए नोट्स चल जाएंगी, क्योंकि अभी उसके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर। उसके बाद में सूटिक्स के लिए मैं बोलूंगा कि लेकमैन पढ़नी चाहिए, और कॉग्नोसी के लिए सी के खोकाटे पढ़नी चाहिए। कॉग्नोसी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत हार्ड है, सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन ही आते हैं तो वो नहीं करना है। तो मतलब यही पे वो भूल खा जाते हैं कि मतलब इसका प्रिपरेशन नहीं करते, और उसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो मतलब मैं यही कहूंगा सबसे कि कॉग्नोसी पे आपका फोकस होना ही चाहिए। दैट्स गुड। ऋषभ, आपने अपनी नोट्स कैसे बनाई थी? आपने नोट्स, जब हम बोलते हैं ना हमारी सेल्फ हैंड रिटन नोट्स, तो वो बनाने का आपका मेथड क्या था? मतलब मैंने नोट्स सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही बनाई थी, बाकी और किसी के लिए नोट्स नहीं बनाई थी। ओके। तो कैसी मेथड थी आपके नोट्स बनाने की, कि आप क्या हाँ क्या मतलब, इंक्लूड करते थे अपने नोट्स में? हाँ कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा है कि मतलब अगर मैं पूरे केमिस्ट्री की बात बात करता हूँ तो मतलब वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। मतलब उसमें इतना सारा पढ़ने का है और टाइम इतना कम है। मतलब उसमें नोट्स, मतलब कोई भी एक रेफरेंस बुक नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। तो मतलब उसमें मैं एक टॉपिक पढ़ता था, उसके नोट्स बना लेता था। उसके बाद में सारी रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन, उसके नोट्स बना लेता था। उसके बाद में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके जो मतलब बेसिक टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, उसके नोट्स बना लिए। मतलब ऐसे मैं करता था सबके लिए। ओके। और आपने कोलॉजी, सुटिक्स, ये कोई भी नोट्स नहीं बनाई थी? नहीं, क्योंकि मतलब मैं वो स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ता था, तो मतलब मैं उसमें अंडरलाइन करके उसी में लिख देता था, और कोई मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है कहीं से तो मैं उसी में ऐड कर देता था। ओके। और लास्ट टाइम पे जब आपको रिवाइज करना होता था, तो आप स्टैंडर्ड बुक से ही रिवाइज करते थे? हाँ मतलब मैंने तो यही किया था, क्योंकि मतलब मैंने उतनी बार पढ़ लिया था कि मतलब मुझे पता था कि मतलब मेरा कौन सा पॉइंट मैंने कहाँ पर लिखा है, और मुझे क्या पढ़ना है रेफरेंस बुक से। तो मतलब मैं उसी से पढ़ता था।
ओके, दैट्स गुड। ओके, सो ऋषभ, आपने टेस्ट सीरीज भी लगाई होगी कहीं ना कहीं, या आपने यस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व किए होंगे। तो आपको क्या हम्म। लगता है कि टेस्ट सीरीज कैसी वाली लेनी चाहिए, या कैसे क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा टेस्ट सॉल्व करते वक्त और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए? हाँ, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब पढ़ सबको ही लेता है, और 4 साल में हम पढ़ते ही हैं, फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज नहीं लगाते। तो मतलब यही बात है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, बाद में वो कहीं के भी हो, कोई भी बुक हो, किसी भी बुक से आप पढ़ लो और क्वेश्चंस लगाओ। और मतलब मैंने इसमें स्ट्रेटेजी ये की थी कि मतलब मैंने 3 4 एकेडमी की लगाई थी, जैसे कि जीडीसी हो गया, उसके बाद में फार्मा इलाइट हो गया, उसके बाद में फार्मा सेपियंस। मतलब मैंने इन सब की टेस्ट सीरीज ले रखी थी। मतलब मैं सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे मोस्टली। तो मतलब मैं क्या करता था कि मतलब सपोज मैं आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे उसमें नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो उसको मैं नोट एक मैंने अलग नोटबुक बनाई थी, उसमें मैं उसको लिख देता था कि ये मुझे नहीं आया क्वेश्चन। मतलब उसके बाद जब मैं रिवाइज करता था तो मैं इसी बुक से रिवाइज कर लेता था। ओके, मतलब आपका जो भी पॉइंट ऐसा है, आपको लग रहा है कि ये मेरा कवर नहीं हुआ है या मुझे इसके आंसर्स नहीं आ रहे, तो फिर वो आपका इस तरीके से कवर हो जाता था। हाँ, क्योंकि मतलब जो एमसीक्यू मुझे आते हैं तो वो तो मुझे पता ही है कि वो मेरे माइंड में है ही वो कॉन्सेप्ट। पर जो नहीं आते उसको मैं ऐसे इनफ सेंटेंस फॉर्म में लिख देता था एक बुक में, और उसको मैं हर 15 दिन, 1 महीने में उसको रिवाइज कर लेता था उस बुक को। ओके, मतलब वो एक तरीके से आपके नोट्स ही हो रही थी, जहाँ पे आपके हाँ। क्वेश्चंस आप राइट डाउन कर रहे थे। हम्म। ओके, सो ऋषभ, आपके स्टडी आवर्स क्या थे? मतलब कितने आवर्स के लिए आप पढ़ते थे डेली? तो मतलब मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं रोज के टारगेट्स रखता था कि आज सपोज आज मैं कोलोजी कर रहा हूँ तो मतलब उसमें मुझे एएनएस कंप्लीट करना है, या सीएनएस के 1 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, या एंटी कैंसर आज कंप्लीट करना है। तो बस मतलब वो जब तक होता नहीं है तब तक और कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो आप मतलब ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाते थे, लेकिन आप टॉपिक्स डिसाइड कर लेते थे कि आज इतना हम्म। टॉपिक होना चाहिए, कल इतना टॉपिक होना चाहिए। हाँ। एक्चुअली ये भी एक सही स्ट्रैटेजी है, बिकॉज कैसे है ना कि अगर हम सोचते हैं कि हमको इतने ही टाइम के लिए पढ़ना है, तो उतने टाइम हम्म। तक के हो सकता है आप पूरा जो आपका टॉपिक है वो खत्म ना कर पाओ, और उस टॉपिक को आपको फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करना पड़ेगा। और उस टाइम हम्म। पे क्या होता है कि जो पहले दिन आपने पढ़ा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैनिश हो जाता है, तो वो लिंकअप करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो इसलिए बेटर यही है कि एक टॉपिक डिसाइड करके हम उस टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। और ओके। दूसरा भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा या कि मतलब क्या होता है कि मतलब अगर हम बोल देते हैं कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तो मतलब हम्म। बाद में क्या है कि मतलब स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी होती है, मेरी भी थी, सबकी होती है, कि मतलब हम वही देखेंगे कि 10 घंटे सिर्फ क्या कहते हैं कि मतलब बुक खोल के या फोन में पीडीएफ खोल के ऐसे ही बैठ जाएंगे और देखेंगे 5 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, मतलब उसमें से कितना तुम्हें नॉलेज मिला वो पता नहीं चलेगा। बाद में हम बोल देंगे कि 10 घंटे हमने पढ़ लिया, और कितना ब्रेन में गया, कितना नॉलेज मिला वो पता नहीं है। तो उससे अच्छा है कि आप एक टॉपिक को ही पकड़ो, भले उसमें सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, पर उसको अच्छे से करो, तो तुम्हारे मतलब तुम्हें उसका नॉलेज मिलना चाहिए सही है। टॉपिक का। या दैट्स गुड, बिकॉज हम ऐसे टारगेट नहीं रख सकते कि मुझे डेली 10 आवर्स या 8 आवर्स या 6 आवर्स पढ़ना है। बाकी ये हम्म। इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि उनको कितना टाइम लग सकता है। हो सकता है कोई बस 2 आवर्स में किसी टॉपिक को खत्म कर दे, और किसी को 3 या 4 आवर्स भी लग सकते हैं, तो ये भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसलिए बेटर यही होता है कि लाइक आप टाइम डिसाइड करने से अच्छा, ड्यूरेशन डिसाइड करने से अच्छा, आप जो एक टॉपिक डिसाइड करो, और बस ये एम रखना कि आज मुझे इतना टॉपिक करना है, और दैट्स इट। ओके, सो ऋषभ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रिलेटेड है बुक्स के, कि आपने कौन सी बुक्स यूज की थी अपने प्रिपरेशन के लिए? हम्म। हाँ, मतलब मैंने थोड़ा मतलब 3rd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मतलब मुझे पता था मेरे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, तो मतलब मैं पहले से स्टैंडर्ड बुक के साथ ही गया था। मतलब मैंने कोलोजी में आप बात करूँ तो केडीटी करी थी, और बाद में एमसीक्यूज और नोट्स के लिए स्पर्श गुप्ता ओके। रिफर की थी। और मतलब उस टाइम पे 3rd ईयर में मुझे पता नहीं था, तो मैंने मेड कैम के लिए भी विल्सन गिजवॉल्ड है वो भी मैंने पूरी एक बार पढ़ डाली थी। बाद में मुझे 4th ईयर में जब मैंने कोचिंग लगाई उसके बाद मुझे पता चला कि अब मेड कैम का तो कुछ आता ही नहीं है उसमें से। एक्चुअली। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में सूटिक्स के लिए एक ही है, मतलब लैकमैन ही पढ़नी चाहिए, और उसमें भी सिर्फ जो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पार्ट है वही।
लेकमैन से पढ़ना चाहिए। इंजीनियरिंग और वो बहुत ही माइनर सब्जेक्ट, तो उसको मैं नहीं कहूंगा कि आप लेकमैन या कोई भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, उसके लिए नोट्स सफिशिएंट है। यस। वो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में माइक्रो बायोलॉजी हो गया, और बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण मतलब उसको रिफर करनी चाहिए। जो 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, उसके लिए सत्यनारायण पढ़नी चाहिए। उसके बाद मैं कॉग्नोसी, इस पे मैं और भी फिर से एक बार फोकस करूंगा कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, मतलब पूरा सब कुछ याद नहीं रहता है, सारा इतने सारे प्लांट्स है, पर वो एटलीस्ट उसको तो करना ही चाहिए। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें, तो अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, उतना तो पार्ट करना ही चाहिए उसका। यस। उसके बाद में जूरिस्प्रूडेंस एक्चुअली। है। हम्म। हम्म, या गो अहेड। उसके बाद ये उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस है, मतलब अभी रिसेंट टाइम में उसमें से भी ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे जूरिस्प्रूडेंस और बायोफार्मास्यूटिक्स। तो बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए भी अगर टाइम मिले तो ब्रह्मांकर है वो पूरी पढ़ लेनी चाहिए एक बार, उसका जो एडीएमई पोर्शन है वो। यस। या एक्चुअली ये जो माइनर सब्जेक्ट्स है इस पे हम बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं, और कभी कभी होता ही है ना कि इसमें से ही ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं कलेक्टिवली, तो हम्म। उस टाइम पे फिर या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आए तो कुछ बेसिक्स उसमें से ले लेते हैं। लाइक अगर कोलॉजी का क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ना कुछ बेसिक्स आ जाएगा आपका बायोफार्मास्यूटिक्स का, कि दिस इज द ड्रग एंड इसका एब्जॉर्प्शन नहीं यहाँ से होता है, या ये कौन सा लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। तो उस टाइप से थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां पर। तो ये बात सही बोली, और जो आपने विल्सन ग्रिसवॉल्ड की बात बोली है, तो ये मैंने मेरे पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपको अगर मेडिकेम पढ़ना है तो किस चीजों पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। अगर आप विल्सन ग्रिसवॉल्ड भी लेके बैठे हैं तो पूरी लाइन टू लाइन आपको विल्सन ग्रिसवॉल्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से बस कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है मेडिकेम की, उसी पे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही टफ है एक चीज। पहले जब कोविड था तब इस चीज का इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी है वो कि लाइक अगर आप जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली हम्म। सेमिस्टर की स्टडीज कैसे मेंटेन करना, कैसे मैनेज करना, और उसके साथ साथ आपका डेली कॉलेज कैसे मैनेज करना, तो इस पे आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मतलब मैं इस बात में थोड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मतलब मुझे ये सिचुएशन फेस करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब मेरा मतलब जो कोर टाइम था स्टडी का, जो बोल सकता हूँ कि 5th 6th 7th सेमेस्टर, उस टाइम कोविड था, मैं घर पे ही था, तो मतलब मुझे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं पूरा दिन जीपेट का ही प्रिपरेशन करता था। पर दूसरी बात मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि जो मेन मेजर टॉपिक्स है, कोलोजी, केमिस्ट्री, सूटिक्स, कॉग्नोसी, वो दोनों में ओवरलैप होते हैं और इसी टाइम पे ओवरलैप होते हैं। मतलब हमें सिर्फ जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना चाहिए, तो उसमें जो कॉलेज का है, सेमेस्टर का है, वो उसमें कवर हो ही जाएगा। ओके। और दूसरा मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि कॉलेज के मार्क्स, सीजीपीए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये अगर आपको एम फार्म करना है अच्छी कॉलेज से, तो जीपेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसमें अच्छा रैंक लाना। मतलब एक एक बार आप इसको साइड में भी रख सकते हो, कॉलेज के मार्क्स को, उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, जीपेट के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए। या और अगर आप जीपैट अच्छे से करते हो तो साइड बाय साइड आपका सेमेस्टर का भी प्रिपेयर हो ही जाता है, और सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। हाँ। तो ऋषभ, मुझे ना एक आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि बहुत से स्टूडेंट है ना, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट की रेंज है वो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कि किसी के अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हम्म। नहीं है या क्या है। तो जैसे आपने थर्ड ईयर में प्रिपेयर किया था और आपका इतना अच्छा रैंक आया है, आपका जीपैट में AIR 5 है और नाइपर में आपका AIR 2 है, तो आपका मतलब बेसिक कंसेप्ट कैसे थे स्टार्टिंग से ही, लाइक फ्रॉम द हाँ, मतलब फर्स्ट मैं ईयर? हाँ, मतलब मैं भी ऐसा थ्रू आउट, मतलब टॉपर नहीं रहा हूँ। ये पहली बार ही मतलब मेरा मतलब इतना अच्छा स्कोर आया, पर मैं यही कहूंगा कि इसमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब ये मैराथन है, सॉर्ट ऑफ स्प्रिंट नहीं है कि कर लिया हो गया खत्म हो गया। इसमें मतलब हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी वही मेन है। आपके पास 2 साल है, 1 साल है, आप जितना खींच सकते हो रेगुलरली पढ़ो और आपका हो जाएगा। ओके।
अभी बहुत कम टाइम रह गया है, लाइक एक डायलेमा है कि जनवरी में होगी एग्जाम या फिर फेब में होगी। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो रिमेनिंग टाइम है उसमें जिपाट किया जा सकता है क्या? लाइक हाँ मतलब अगर अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है जिपाट के लिए, उनको पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो व्हाट डू यू थिंक कि हो सकता है इतने कम टाइम में? हाँ मतलब बिल्कुल हो सकता है। मैंने मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं, मतलब मेरे भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी मतलब लास्ट के 2-3 महीनों में ही किया है और उनका भी अच्छा स्कोर आ गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हाँ पर मतलब उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप माइनर सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस मत करो, और रेफरेंस बुक भी मत पढ़ो अभी। पहले एक बार मतलब जो आपको आता है उसको गो थ्रू कर जाओ, बाद में टाइम मिलता है तो एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ओके। अ ठीक है, अगर लाइक अगर किसी के बेसिक कंसेप्ट थोड़े से क्लियर है तो उनके लिए इजी हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन हम्म। अगर किसी के बिल्कुल भी बेसिक कंसेप्ट्स नहीं है, एकदम स्क्रैच से है वो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लास्ट के 2 मंथ में क्लियर करना। हाँ तो मतलब मैं उसको वही कहूंगा कि आप सबसे पहले जो मेन टॉपिक्स है, कोलोजी है, सुटिक्स है, कॉग्नोसी है, उस पे ही फोकस करो, क्योंकि मतलब ये मोर देन 50% सिलेबस है। और या मतलब मतलब आप मेजर 4 साल टॉपिक्स। बीफार्म किया है, हाँ, और 4 साल बीफार्म किया है तो मतलब और 15-20 क्वेश्चन है वो आ ही जाएंगे, क्योंकि मतलब सारे क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं होते हैं, मतलब जो ना हो। वो सिर्फ टेन हम्म। टू 15% ही क्वेश्चन होते हैं कि जो हार्ड होते हैं। 50% राइट। क्वेश्चन है वो इजी होते हैं, मतलब वो ऐसे भी कोई भी जो नॉर्मल बीफार्म का स्टूडेंट है उससे हो ही जाएंगे वो। ओके। हाँ, बिकॉज 125 क्वेश्चंस में से कुछ तो ऐसे होते हैं जो आप लोग इजीली कर पाते हैं। ठीक है, वन तो ट्वेंटी फाइव हार्ड नहीं होंगे। ओके, या राइट। सो हम्म। ऋषभ, जो नेक्स्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, वो कि सिलेबस इतना बड़ा है जीपाट का और इतनी सारी चीजें हैं आपको याद रखने के लिए, और पूरा इतने दिनों तक कैसे याद रखना चाहिए इतनी सारी चीजों को। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लाइक हाउ टू रिमेम्बर द ऑल द थिंग्स, बिकॉज हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी चीज भूलना। पता नहीं होता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो हाउ यू मैनेज टू रिमेम्बर एवरीथिंग? हाँ मतलब जब हम पढ़ते हैं तब ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि मतलब आज मैं कर रहा हूँ एक टॉपिक, उसके मतलब मैंने उसको 15-20 दिन तक छुआ ही नहीं, मैं दूसरा टॉपिक कर रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे याद होगा कि नहीं होगा, या मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, पर मतलब मैं यही सबको बोलूंगा, और ये सच बात है। मतलब सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि ये याद नहीं रहेगा, पर जब आप उसका एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे ना, सब कुछ ऐसा आ जाएगा माइंड में। मतलब ये यस, टेंशन दिस बिल्कुल इज द नहीं लेना एक्चुअल चाहिए थिंग। पढ़ते टाइम। हाँ ये टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए पढ़ते टाइम, मतलब क्या होगा, ये याद आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ अभी फोकस करना चाहिए कि मैं ये जो टाइम है उसको कैसे मैं मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूँ। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, पेपर सॉल्व करोगे, तब वो आ ही जाएगा जो आपने पढ़ा है वो। यस, दिस इज द एक्चुअल थिंग। लाइक बहुत बार लगता है हमको कि हम याद नहीं रख पा रहे या हम भूल जाएंगे, लेकिन हम्म। जब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो वो इंस्टेंटली कहीं से तो याद आ जाता है हाँ। कि अरे हाँ, इसको तो देखा था, इसको तो पढ़ा था और इसका यही हम्म। आंसर हो सकता है। तो उस टाइम वो ऐसे थोड़ा याद आ जाता है, ये चीज होती है। हाँ। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो अभी जीपैट देने वाले हैं 2023 की, और अगर आप इस चीज की वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं कि आपने बहुत बार पढ़ लिया, स्टिल आपको याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो कि कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, और हम्म। वहां पे खुद को एग्जामाइन करो, वहां पे खुद को एनालाइज करो कि आपको सही में आप याद कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो। तो वहां से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा। और अगर ऐसा होता है कि लाइक आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, तो आपको जल्दी अगर वो ध्यान में आ जाए तो आप उसके ऊपर फिर ठीक से वर्क कर पाओगे। ओके, सो इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषभ, जो कि इसी से लिंक है, कि बहुत कम टाइम बचा है और स्टूडेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, रैंक आएगा नहीं आएगा, हमको जीपाट क्वालिफाई कर पाएंगे, नाइपर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि आपने कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज किया था? हाँ मतलब सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि रैंक के पीछे मत भागो, मत मतलब उसके पीछे दौड़ना ही नहीं है, भागना ही नहीं है उसके पीछे, रैंक के पीछे। सिर्फ मेन फोकस यही होना चाहिए कि मतलब मैं कैसे मैक्सिमम नॉलेज ले सकता हूँ। अगर नॉलेज आ गया तो रैंक उसका बाय प्रोडक्ट है, वो तो आना ही है, तो रैंक अच्छी आ ही जाएगी।
अगर आपका मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सब कुछ एक बार पढ़ लिया है अच्छे से, आपने वो नॉलेज को ग्रैस्प कर लिया है, तो मतलब रैंक आ ही जाएगी। और स्ट्रेस का तो मतलब मैं यही कहूंगा कि स्ट्रेस, मैं अगर नहीं बोलूंगा कि स्ट्रेस नहीं आता, नहीं लेना चाहिए, तो वो गलत बात है। स्ट्रेस आता ही है, सबको आता है। पर मतलब हमें वही सोचना है कि मतलब हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है, बस वही है। तो मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा ओके। नहीं लेना है, और जो मतलब आपकी हॉबीज है, जो आपको अच्छा लगता है, वो करना चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा स्ट्रेस मुझे फील हो रहा है, मुझे टेंशन आ रहा है, तो मतलब पढ़ना छोड़ दो उस दिन के लिए। उस दिन कुछ पढ़ो ही मत, बुक बंद करके रख दो उसको। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, बाहर घूमने चले जाओ दोस्तों के साथ, मूवी देख लो, कुछ भी कर लो, उस दिन पढ़ो ही मत। क्योंकि अगर उस दिन आप पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। ओके, ये बात सही है कि जितना भी हम स्ट्रेस लेंगे और उसमें अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहने वाला। तो हम्म। इससे अच्छा है कि उतने थोड़ी देर का ब्रेक ले लो और थोड़ा सा चिल करो, जो पसंद है, जो भी आप हम्म। चीज हॉबी है आपकी, वो करो तो थोड़ा स्ट्रेस कम कर सकते हो। तो ऋषभ, अभी ना मेरा आपके लिए क्वेश्चन है वो नाइपर के लिए, कि अभी हम्म। तो ये हो गया सारा जीपैट के लिए, तो नाइपर के लिए आपने अलग से क्या पढ़ा था और नाइपर के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? मतलब मैं यही कहूंगा कि अगर आपका जीपेट निकल गया और आपने जीपेट के लिए अच्छे से मतलब किया है हम्म। डेडिकेशन के साथ, तो नाइपर का कुछ टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। अगर जीपेट आपने क्रैक कर लिया तो नाइपर कुछ है ही नहीं, वो आइसिंग ऑन द केक है। मतलब बहुत ही इजी आपको लगेगा, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन हैं और सिर्फ 2 घंटे। मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी होता है। मतलब वन वर्ड आंसर हम जिसको बोलते हैं वही होता है, कि मतलब आप इसको सिर्फ एक बार देखोगे, आपको सीधा आंसर आंसर ही दिखेगा, आपको ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नाइपर के एग्जाम में। सिर्फ मतलब ओके। एक दो टॉपिक्स हैं जो जीपैट में नहीं होते हैं, जो नाइपर में होते हैं, जैसे कि एमबीए रिलेटेड होते हैं, बिजनेस हम्म। मैनेजमेंट रिलेटेड, तो बस आपको उस पर फोकस करना है, बस वही है। और जो न्यू ड्रग ओके। अप्रूवल होती है, थोड़ा वो बोलते हैं थोड़ा एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस, हम्म। मैथमेटिकल रीजनिंग, उस पे आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। पर आपको उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, आपके पास 2 महीने होंगे तो वो हो जाएगा। ओके। तो ऋषभ, ये थे मेरे सारे आपके लिए क्वेश्चंस। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक इफ यू वांट टू गिव एनी टिप्स फ्रॉम योर साइड टू द स्टूडेंट्स, जो आपको लगता है कि ये बातें ध्यान रखना जरूरी है प्रिपरेशन में, कुछ टिप्स आपके साइड से। हाँ मतलब मैं यही कहूंगा कि अभी आपके पास जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करो, ज्यादा टेंशन मत लो, लोड मत लो। और मतलब जितना हो सकता है उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चंस मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने जितना पढ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट टाइम का रिवीजन और आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कितने टेस्ट सीरीज लगाते हो, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको मत भूलो, क्योंकि इतने साल से मतलब एग्जाम हो रहे हैं जीपैट की, तो नए क्वेश्चंस उतने आएंगे कहाँ से? इसी में से वो बनेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी में से इस बार भी बनेंगे। मतलब उसको मत भूलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि नजमा इनामदार मैम की बुक है जो कंपेनियन, जीपेट या। कंपेनियन, वो मतलब पूरी सॉल्व कर दो। और उसमें जो उसका पीछे एक्सप्लेनेशन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसको मतलब नोट्स के जैसे पढ़ लो, क्योंकि कई बार वो जो एक्सप्लेनेशन है उसी में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम्म। तो मतलब जो हमारे टाइम पे 22 में ऐसा मैंने 5-6 क्वेश्चन देखे थे कि मतलब वो उसकी लाइन थी उसके एक्सप्लेनेशन की, आंसर के, और वही इस बार क्वेश्चन के फॉर्म में आ गए थे। या। तो मतलब लास्ट 1 मंथ में ये कर लो, ये पूरी इनामदार मैम की बुक है, उसको अच्छे से गो थ्रू कर जाओ। और जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज है उतना सॉल्व करो उसको। यस, बिकॉज वो जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ लाइक स्टडी मटेरियल ही है, जो आपको एक एक हाँ। टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो हम्म। उसके थ्रू जो है टॉपिक का जितने भी लाइक सराउंडिंग की चीजें हैं उस टॉपिक के, वो सारा आपका रिवाइज हो जाता है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन करने से आपका काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। ओके ऋषभ, तो इसके अलावा आप और कोई टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? नहीं, लास्ट में यही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट। अभी आपके पास मतलब टाइम है, उसको मैक्सिमम वे में यूटिलाइज करो, बस, और पढ़ते रहो। ओके, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को कोई टिप्स जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले? हाँ मतलब अभी आप थर्ड ईयर में हो तो मतलब आपके पास टाइम है, तो मैं आपको मतलब थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को वही कहूंगा कि आप अभी से रेफरेंस बुक के
से ही पढ़ो। मतलब अभी ऐसा मत सोचो कि नोट से करते हैं, आप अभी से रेफरेंस बुक के से ही पढ़ो। और कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल का पीरियड है। मतलब मैं, मतलब इसमें वही है कि कंसिस्टेंट रहना है आपको। आज पढ़ लिया, अब सोचा कि अभी तो हो 2 साल का टाइम है, 1 महीने के बाद फिर से पढ़ लूंगा, तो ऐसा मत करो। अभी भले आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, पर रोज पढ़ो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो तो आपका अच्छा रैंक आ जाएगा। ओके। ऋषभ, आपने क्या किया था कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए? बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर ऐसा लगता है कि जाने दो, नहीं करते अभी। तो आपने इस टाइम पे क्या किया जब आपको ऐसा कुछ फील हुआ? मतलब मैंने बस यही एक मेरा माइंड था कि मतलब मैं ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स रखता था दिन के, कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज मुझे ये करना है। तो मतलब वो मैं कंप्लीट करके ही छोड़ता था उसको। और मतलब ओके। ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये एक दिन का काम नहीं है इतना सारा पढ़ना। मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि मैं लो फील कर रहा हूँ, तो उस दिन पढ़ो ही मत। बाहर कहीं घूमने चले जाओ, ऐसे ही बुक्स बंद करके रख दो, फ्रेंड्स को मिलने चले जाओ, या मूवीज देख लो। और मतलब या अगर ग्रुप स्टडी राइट। होती है तो आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो, कि मतलब ऐसे 3-4 फ्रेंड्स हैं, सब लोग ऐसे साथ में मिलके टॉपिक्स कर लो और उसके बाद में उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूंगा कि मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, उसके बाद उसके तुरंत एमसीक्यू सॉल्व कर दो। ऐसा मत करो कि आज आपने टॉपिक पढ़ा, उसके 2 महीने बाद आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। जिस दिन आपने टॉपिक पढ़ा, उसी दिन उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। तो क्या होगा कि आप प्रैक्टिकली उसको, सारा जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में आ जाएगा। राइट। मतलब तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस टॉपिक पे, और एक क्विक हाँ। आपका एनालिसिस भी हो जाएगा कि क्विक एनालिसिस हो जाएगा कि लाइक आपने कितना पढ़ा है और कितना समझा है और कितना आप याद करके रिकॉल कर पा रहे हो। हम्म। ओके। सो या आपने जो एक ग्रुप स्टडी की बात बताई है, तो गाइस मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है कि अगर आपका ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आपके पास ग्रुप नहीं है स्टडी के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं तो डिस्कशन होना चाहिए, तो मैंने रिसेंटली एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है। तो उस ग्रुप में आपको क्या करना है कि मैं आपको लिंक दे दूंगी, और वो ग्रुप आप उसका कोई चार्जेस नहीं है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें सारे जीपैट एस्पिरेंट्स होंगे। और मैं ट्राई करूंगी कि अगर उसमें मैं कोई जीपैट क्वालिफाइड पर्सन्स को भी ऐड कर पाऊँ, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी वहां पर आए। और इसमें आपको क्या करना है कि मैं कुछ क्वेश्चंस उसमें डालूंगी डेली बेसिस पे, या फिर अगर मैं क्वेश्चन नहीं भी डाल पाई तो आपको बस टेलीग्राम ग्रुप पे कोई भी कॉल आपको स्टार्ट करना है। वहां पे जो एक स्टार्ट कॉल का ऑप्शन आता है, तो एक वीडियो कॉल आप स्टार्ट कर दो। उसके बाद में आप इसमें अपना वीडियो ऑफ भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी बस एक वॉइस कॉल चलेगा, और आपके साथ में बाकी जीपैट एस्पिरेंट्स भी होंगे। तो उस टाइम पे आप अपना डिस्कशन कर सकते हो किसी भी टॉपिक को लेके। तो मैंने जो वो ग्रुप बनाया है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो आई होप कि ये आपको, इस ग्रुप से आपको और भी हेल्प होगी। ओके गाइस, सो दिस वाज माय वीडियो एंड दिस वाज द इंटरव्यू विथ टॉपर Rishabh. So Rishabh, thanks a lot for joining me today for this video, and I hope, not I hope, but I am pretty sure कि आपका जो ये वीडियो है और जो भी आपने टिप्स दी है, जो गाइडेंस दिया है, वो हमारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज बहुत स्ट्रेस हो गया था उनको इस टाइम पे, और ये इससे उनको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू, और ऑल द बेस्ट। या ऑल द बेस्ट गाइस। और अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी है जो कि ऋषभ ने कवर नहीं किया है, या जो मैं पूछना भूल गई हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वो क्वेश्चन ऋषभ को भेज दूंगी। और वो आपको उसका आंसर दे देगा। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विथ मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू।